हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट में हमने एक टॉपिक किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनको रिलेट मत कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, क्वांटाइज्ड और कंजर्वेशन में बहुत फर्क है। क्वांटाइज्ड आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो जाकर, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, मैंने शॉर्ट्स भी उसके ऊपर डाली हैं। ठीक है, आप उसमें से क्लियर कर सकते हो कि क्वांटाइज्ड क्या होता है। वैसे यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको। क्वांटाइज्ड होता है कि जब कोई भी लाइट एनर्जी आ रही है या कोई, अब अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें तो चार्जेस जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब हम एनर्जी की बात कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन क्या होती है, एक तरह की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से पूरे का पूरा चार्ज पूरे सिस्टम का। इसमें एक बात और है, आपने याद रखनी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आइसोलेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, आइसोलेट। आइसोलेट सिस्टम लेंगे हम इस केस में, आइसोलेट सिस्टम। ठीक है, आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम क्या है, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो, कोई भी अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, सिस्टम जनरेट करते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिल्कुल क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, अलग होगा। क्यों? क्योंकि आइसोलेट सिस्टम में क्या है, किसी भी एक्सटर्नल एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स या एक्सटर्नल कोई भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसीलिए सिस्टम को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल निकल के हमारे सामने आए। ठीक है, इसीलिए हम मैक्सिमम जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के है चाहे वो फिजिक्स के है, वो हम किस में करते हैं, एक आइसोलेट सिस्टम में करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जब डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो बहुत फाइन जो हमारे पार्टिकल्स, फाइन मॉलिक्यूल्स की बात होती है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो इसमें जो है, जो एनर्जी कंजर्वेशन, जो सब कुछ जो क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। और जो जो हम वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की, वो हमें कभी नहीं मिलेगी। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम किस में कर रहे हैं, आइसोलेट सिस्टम में। इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं कि ये क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ अ आइसोलेट मटेरियल, आइसोलेट सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू जो होगी, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या मतलब है, जब भी हम आइसोलेट सिस्टम में क्या करेंगे, मान लो कोई भी मेरा आइसोलेट सिस्टम है, वो क्या है, किसी चार्ज्ड बॉडी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसमें मान लो मैंने एक मुट्ठी भी बंद कर ली, तो इस मुट्ठी में भी क्या होगी, मेरी एक एयर मॉलिक्यूल चले गए। ठीक है, अब ये अंदर इसका इंटरनल सिस्टम जो है वो आइसोलेट है, मतलब बाहर वाले सिस्टम से ये अलग है। अब इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलके जो क्या बना रहे हैं, एक अंदर एक अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें चार्ज में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज। अब इसमें जो चार्ज मेरे हैं मुट्ठी में, ठीक है, वो क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड है, रीडिस्ट्रीब्यूट वो हो सकते हैं। किसके कारण, ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज। ठीक है, बॉडीज कौन सी, जो मेरे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे 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 छोटे, इस मुट्ठी में मॉलिक्यूल्स आ गए, उनके आपस में इंटरेक्शन के कारण वो अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो नेट चार्ज होगा उनके ऊपर, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल इस आइसोलेट सिस्टम मेरी मुट्ठी में रह गए, इट रिमेन्स सेम। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जब ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी है, किसी भी आइसोलेट सिस्टम में चार्ज की प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइसोलेट सिस्टम, ये याद रखना है। ठीक है, सो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने दो बॉडीज को रब किया, जैसे ही मैं दो बॉडीज को रब करता हूँ तो क्या है, जितना, मान लो ये मेरी एक ए बॉडी है। ठीक है, ये मेरी एक ए बॉडी है और ये दूसरी मेरे पास बी बॉडी है। मैंने क्या किया, ए बॉडी को बी के साथ रब किया। ठीक है, लेकिन ये मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, ये आपने ये मानना है, सपोज करना है
कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये किस में कर रहा हूँ, आइसोलेट सिस्टम में कर रहा हूँ। ये पूरे का पूरा मान लो मेरा जो कर रहा हूँ मैं एक, मान लो ये मेरा आइसोलेट सिस्टम है, ठीक है, इसके बीच कर रहा हूँ। मान लो कोई रूम है जिसके ना अंदर से बाहर हवा आ सकती है, ना अंदर की बाहर हवा जा सकती है, ठीक है, ना बाहर से लाइट आ सकती है, ना अंदर की लाइट बाहर जा सकती है, ठीक है। इस तरह का हमने सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब जैसे ही मैं ए बॉडी को इसके साथ रब करूंगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अब मान लीजिए यहाँ से एक चार्ज इस बॉडी में गया, अगर एक चार्ज इस बॉडी में गया मान लो, ठीक है, तो सेम चार्ज इस बॉडी से किधर आएगा, इस बॉडी में आएगा, सेम चार्ज इस बॉडी से इधर आएगा। मतलब रबिंग से पहले और रबिंग के बाद, ठीक है। नेट चार्ज की क्या वैल्यू है, नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सो thus it is not possible to create, you can say that it is not possible to create or destroy net charge carry by an isolate system, ठीक है। जो आइसोलेट सिस्टम में ये वाला है, इसमें जो मॉलिक्यूल थे उसके ऊपर जो चार्ज ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और यू कैन सी दैट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। जैसे यहाँ हमने किया, ए बॉडी थी, बी थी, उनको रब किया एक आइसोलेट सिस्टम में, तो यहाँ से अगर एक चार्ज उधर जा रहा है तो उधर का एक चार्ज इधर भी आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिस्टम को, ठीक है। मतलब जितना उसने चार्ज लिया उतना ही उसने वापस दे दिया, मतलब चेंज तो कुछ नहीं ना हुआ, मतलब नेट चार्ज क्या रहा, 0 रहा, ठीक है। सो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड जो और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। अब देखो ये वाली चीज है ना, जो ये बोल रहा है हाउएवर चार्ज जो कैरिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज है, मान लो ये ई नेगेटिव आया, इधर से इसने वापस इधर क्या आ गया, ई पॉजिटिव आ गया। अब जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है इसमें ये बता रहे हैं कि इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। अब देखो चार्जेस जो हमने क्रिएट किए, लेकिन कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, कंजर्वेशन लॉ कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट अगर आप आइसोलेट सिस्टम की बात कर रहे हो, जैसे मैंने इसमें फ्रिक्शन किया तो इसने बोला कि मैंने चार्ज क्रिएट किए, मान लो इधर नेगेटिव गया तो उसकी वजह से इधर से पॉजिटिव आया, मतलब नेगेटिव एंड जेडे जो पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे, ये दोनों क्या हो गए, क्रिएट हो गए, ठीक है। अगर हम इसकी माने आइसोलेट सिस्टम की माने तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है 2 पेयर्स ऑफ चार्ज कैन बी क्रिएटेड, वन विल बी positive charge and another will be negative, but if we follow the rules of conservation laws then क्या है, charge can not be created nor be destroyed, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम आइसोलेट सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या ये बोल रहा है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन पेयर्स, होंगे पेयर्स में, जितने नेगेटिव है उतने क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो जैसे ये बोल रहा कि मेरे पास मान लो न्यूट्रॉन है, अब जैसे इसमें था हमने इसको रब किया, जो इसका न्यूट्रॉन था, ठीक है, न्यूट्रॉन वो किस में हो गया, ब्रेकअप हुआ ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। न्यूट्रॉन किस में टर्न्स हो गया, इट टर्न्स इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, किस में हो गया, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस और ये हमारा नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, क्लियर। सो द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं इनके ऊपर दोनों के ऊपर क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हुई 0। इवन अगर नेट चार्ज हम बिफोर फ्रिक्शन की बात करें तब भी 0 था, अगर आफ्टर फ्रिक्शन की बात करें तब भी उसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। सो दस चार्ज कैन बी क्रिएटेड or destroyed in equal and unlike pairs only in case of isolate system। ये बात ध्यान रखनी है आपने, only in case of isolate system। so ये बात भाई समझने वाली है। ये एक डिबेट का भी पॉइंट है कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि जो है चार्ज कंजर्व है, ठीक है, लेकिन इसमें दो अलग अलग वो हैं, स्टेजेस हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें अगर हम आइसोलेट सिस्टम की बात करते हैं, आइसोलेट सिस्टम में अगर आप 2 बॉडीज को रब करते हैं देन देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस और क्रिएशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, आइसोलेट सिस्टम में। हालांकि हमें पता है कि ए बॉडी और बी बॉडी में दोनों में पहले से भी चार्ज हैं, हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है,
पहले से ही हैं। लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट अगर आप बात करोगे दोनों में से क्या है, तो आप कंजर्वेशन लॉ को मानोगे कि जो एनर्जी है या कोई भी चार्ज है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यही है सबसे सही। अगर आइसोलेट सिस्टम की बात करता है तब ये बात करनी है हमें कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन आइसोलेट सिस्टम ऑलवेज इन अपोजिट एंड इक्वल पेयर्स। ठीक है, अपोजिट पेयर्स एंड इक्वल होंगे। मतलब बिफोर फ्रिक्शन चार्ज की वैल्यू भी क्या, नेट चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी, एंड आफ्टर फ्रिक्शन भी नेट चार्ज की वैल्यू क्या है हमारी, 0। क्लियर। तो ये बात हमारी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। क्लियर। तो नेक्स्ट है हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्लियर। सो चार्ज एक तरफ नोट लिख लेते हैं और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मास। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यू कैन सी दैट। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्जेस on any body may be positive, negative, or you can say that zero। क्लियर, जीरो हो सकते हैं। लेकिन जो मास होगा हमारा, मास क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये क्या है, हमेशा हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। दूसरे पॉइंट अगर चार्ज की बात करें, तो चार्ज किसी भी बॉडी के द्वारा जो किसी के ऊपर होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो चार्ज होगा, चार्ज जो होगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। मान लो मेरा कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर मैं उसको एक वी वेलोसिटी के साथ क्या करता हूँ, मूव करता हूँ, क्या उसके इंटरनल जो चार्जेस हैं छोटे छोटे, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? नो। ठीक है, जीरो। मतलब जब मैंने इसको ओरिजिनल पोजीशन में था तब भी उसकी नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। जैसे ही मैंने उसको कुछ फाइनल वेलोसिटी में लेके आया, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में लेके आया, तब भी उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी अमाउंट उतनी है, नेट चार्ज की वैल्यू तब भी क्या होगी, उसमें जीरो ही होगी। और जब स्टेबल कंडीशन में था तब भी जीरो होगी। क्लियर, ये बात है। सेकंड पॉइंट, अब वेलोसिटी का मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है? मास जो होगा बॉडी का, ये क्या होगा, इट विल इंक्रीज विद वेलोसिटी। मास क्या होगा, मास ऑफ बॉडी विल increases if velocity increases। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। ठीक है, इससे हम ये रिलेशन के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ओके, सो दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो अकर्ड इन आइसोलेट सिस्टम। ये भी आइसोलेट सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है c, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। c हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड m नॉट, ये जो हमने लिखा है m नॉट, दैट इज द मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट पोजीशन। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई भी मास था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन में। जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दी तो ये क्या हुआ, एक वेलोसिटी के साथ, m जो मास था, ये एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ गया। ये जो इनिशियल रेस्ट में था इसको m नॉट मान लिया, और जैसे ही ये मोशन में आया तो इसको हमने m का नाम दे दिया। अब ये जो इसकी हम ये रिलेशन है हमारा मास का वेलोसिटी के साथ, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ये हमारा जो मास है, ये मास वो है जब हमने इसको क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वेलोसिटी दे दी, एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है।
तब इसका रिलेशन यही होगा, ठीक है। सो जैसे ही मास वेलोसिटी बढ़ेगी मास की, उसके विद रिस्पेक्ट टू उतना ही मास की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, जितनी स्पीड से बस जा रही है ना, आप भी उतनी स्पीड से ही जा रहे हो, ठीक है। अब अगर बस मान लो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, तो जितनी स्पीड से बस लगेगी ना किसी के बीच में, उतनी स्पीड से आप आगे की तरफ स्ट्राइक करोगे, ठीक है। मतलब जितनी उसकी वेलोसिटी थी उतनी ही आपकी, मतलब आपका जो मास है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। मतलब जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी आपका मास भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। नेक्स्ट इज चार्ज। ये क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। मतलब ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट इन स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स में एग्जिस्ट करेंगे ये, क्लियर। बट जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास है ये क्या है, अभी तक इसके बारे में कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट प्रॉपर भी आया नहीं है, ठीक है, इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये क्वांटाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल पैकेट्स में अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो जो मास है, मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मास हमारा जो हमारी बॉडी है ये भी तो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुई। सिंगल सेल के बाद इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर चार्जेस हैं तो भाई इसमें भी तो मतलब चेंज ऑफ चार्ज हो रहा है ना, मौसम के हिसाब से। सर्दियाँ आती हैं तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, गर्मियाँ आती हैं हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरह की क्वांटाइज्ड ही है, ठीक है। बाकी अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रॉपर आया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं ये क्या है? ऑलवेज कंजर्व्ड। ये क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। मतलब वही इनमें क्या है, एक आइसोलेट सिस्टम में प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से टोटल चार्ज जो होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिफोर, ड्यूरिंग एक्शन, बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन, ठीक है। वो चार्ज कंजर्व रहेंगे, नेट चार्ज की वैल्यू जीरो रहेगी हमारी, ठीक है। बट जो मास है हमारा, मास इज नॉट कंजर्व, ठीक है, एज इट कैन बी चेंज। जैसे चेंज हो गया ना, हमने उसको एक वेलोसिटी दी तो मास क्या होगा? मास की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी होगी। सो जो हमारा ये है मास, मास इज नॉट कंजर्व, ठीक है। कंजर्व तब बोलते अगर मास वेलोसिटी बढ़ने से मास के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगी चार्जेस में? फोर्स बिटवीन चार्जेस, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, उसके अकॉर्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। लेकिन जो हमारा मास है, ठीक है, मास क्या होगा? द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। दो मास के बीच में मान लो दो मास एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, इनमें हमेशा आपस में कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। हमेशा इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ही एग्जिस्ट करेगी मास में। लेकिन इसमें क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें दो चीज़ें डिस्कस की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। सो चार्ज एंड मास डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय।